Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to the weekly current affairs series of CBL in which we will cover today polity current affairs जो कि हमारे 6th of August से 12th of August के बीच में रहे थे न्यूज में, चाहे वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, चाहे कोई नया बिल आया हो, चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास करी हो, कोई डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई हो इन रिसेंट वीक, हम सब चीजें वो लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें कि आज वो कौन सी चीजें हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हम कवर करेंगे, वी विल कवर 3 टॉपिक्स, जिसमें हम फर्स्ट करेंगे 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2021। ये काफी न्यूज में रह रहा है बिकॉज लोकसभा हैज ऑलरेडी पास्ड दिस बिल, राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया है। कुछ आगे आने वाले टाइम में प्रेसिडेंट की एसेंट भी इसको अगर मिल जाएगी देन इट विल बी नोन एज 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ये बिल है ना, फिर ये एक्ट बन जाएगा टोटली, जो कि आपका अपना ये 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। फिर हम देखेंगे इसमें कि भाई ऐसी कौन सी नई चीजें हैं जो कि इस बिल के दौरान सरकार ने इनिशिएट करी हैं, या फिर क्या इसका पूरा हिस्ट्री रहा है, पूरा बैकग्राउंड रहा है रिगार्डिंग दी रिजर्वेशन इन ओबीसी क्लासेस। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकेंड होगा हमारा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली चिंता जताते हुए ये बोला है कि इसने जितने भी पिछले टाइम में जो भी जजमेंट्स पास करी हैं रिगार्डिंग द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, उन पर पॉलिटिकल पार्टीज ने ध्यान नहीं दिया है और किसी भी डायरेक्टिव को उन्होंने अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया है। और इसी की वजह से जो है इंडिया में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की जो फिनोमेना है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जो क्रिमिनल्स हैं दे आर एंटरिंग इनटू द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स एंड दे आर बिकमिंग द लॉ मेकर्स। तो क्या इसके कंसर्न्स हैं, क्या इसकी और एप्रीहेंशंस हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट होगा हमारा सांसद आदर्श ग्राम योजना। अभी पार्लियामेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने बोला है कि भाई हम लोगों ने इस स्कीम के अंडर क्या क्या नई अचीवमेंट्स हासिल कर ली हैं और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का किस तरीके से रोल रहा है इन डेवलपिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ विलेज। तो ये स्कीम क्या है, बेसिकली इसके प्रोविजंस क्या है और अल्टीमेटली हाउ इट बेनिफिटेड द सोसाइटी और विलेजेस एज अ होल। तो ये 3 टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। स्टार्ट करेंगे हमारे पहले टॉपिक के साथ में विच इज 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2021। इस अमेंडमेंट को समझने से पहले हमें हल्का सा इसका जो बेसिक बैकग्राउंड है ये समझने की जरूरत है। अगर हम क्रक्स निकाले इस अमेंडमेंट का तो ये अमेंडमेंट है बेसिकली आपका कि जो स्टेट्स हैं उनके पास पावर आ जाएगी अपनी खुद की स्टेट लिस्ट बनाने की रिगार्डिंग द ओबीसीज। लेकिन ये चीज पहले से भी थी, लेकिन अब नया ऐसा क्या हो गया इसमें, तो उस नई चीज को समझने के लिए आपको हल्की सी जो क्रोनोलॉजी है वो समझनी पड़ेगी। अगर हम बात करें इंडिया में ओबीसी रिजर्वेशन की, जैसा कि हमें पता है कि जितने भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स थे उनको तो स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिजर्वेशन मिला हुआ था, ओबीसी को स्टार्टिंग से रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिमांड्स उठती रही थी कि भाई एससी एसटी को रिजर्वेशन मिल चुका है बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल इनजस्टिस, सोशल बैरियर्स दे फेस्ड इन देयर प्रीवियस टाइम्स, तो उसकी वजह से रिजर्वेशन उनको मिल गया था। लेकिन फिर भी कोई ऐसी कास्ट हैं जिनके साथ भले ही हिस्टोरिकली इनजस्टिस नहीं हुआ है बट स्टिल दे आर सोशली बैकवर्ड एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, तो ऐसी कास्ट को भी हमें रिजर्वेशन देना चाहिए अलोंग विद द रिजर्वेशन टू एससी एंड एसटीज। बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे हम प्रियम्बल की बात करें जिसमें लिखा हुआ है जस्टिस वर्ड, जस्टिस के आपको आगे लिखा मिलेगा इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, तो ये आपका जो ये सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस है उसको इंश्योर करने के लिए सरकारों को कोई ना कोई इनिशिएटिव जरूर उठाने चाहिए जिससे कि सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का बेनिफिट हो सके। साथ में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स भी दिए हैं कि भाई अंडर आर्टिकल 15 देयर इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनी कास्ट। लेकिन अगर किसी कास्ट को हम लोगों ने सोशली या एजुकेशनली अपलिफ्ट करना है तो सरकार के पास ये पावर है दैट दे कैन इनिशिएट सम काइंड ऑफ रिजर्वेशन स्कीम्स।
and that reservation scheme would be known as the affirmative action by the states. That would be the affirmative action by the states. It would be known as positive discrimination. कि भाई हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं ताकि वो अपनी डेवलपमेंट कर सके। और साथ में आपका कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें भी अंडर आर्टिकल 38 एंड 46 सभी तरीके के सेक्शंस को डेवलप करने की जो जिम्मेदारी है दैट इज विद इन दी स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन का चाहे कोई भी पार्ट हो उसमें ये चीज हमेशा मेंशन की गई है कि डेवलपमेंट ऑफ ऑल शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ गवर्नमेंट। और डेवलपमेंट ऑफ ऑल में जो आपकी ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस आती हैं इनको भी शामिल करना चाहिए। इसीलिए इंडिपेंडेंस के बाद जो पहली डिमांड उठी कि भाई अदर देन एससी एंड एसटी ओबीसीज शुड बी दी लिस्ट, तो उसके लिए एक कमीशन बैठाई गई थी काका कालेकर कमेटी। काका कालेकर कमेटी इन 1953, जिसको ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए कि आप बताओ इंडिया में एससी एसटीज के अलावा और कितनी ऐसी कास्ट हैं जो कि बैकवर्ड हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1955 में कि रिकमेंडेशंस दे दी कि भाई इतनी कास्ट हैं और इतना रिजर्वेशन इन लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन इस कमेटी की रिकमेंडेशन सरकार ने नहीं मानी और 1961 में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया कि भाई जैसे कि आपका सेंट्रल लिस्ट है एससी और एसटी को लेकर जो कि प्रेसिडेंट ने बनाई थी, प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन पर बनी थी, ऐसी सेंटर की ओबीसी लिस्ट हम लोग नहीं बना रहे हैं। देयर वुड बी नो सेंट्रल ओबीसी लिस्ट। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट्स चाहती हैं कि भाई वो अपने स्टेट में जो भी कास्ट प्रेजेंट हैं अगर उनको लगता है कि दे आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, तो उनके लिए सरकार कोई ना कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट बना सकती है। उनके उत्थान के लिए कोई भी स्कीम, कोई भी इनिशिएटिव सरकारें मतलब इनिशिएट कर सकती थी। तो 1961 के बाद से ही जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने अपने लेवल पर ही एक बैकवर्ड क्लास की लिस्ट बना रखी थी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की, जिनको स्टेट गवर्नमेंट्स में, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स में, स्टेट गवर्नमेंट की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला हुआ था। पहली बात अपने को ये क्लियर है। और सेंटर ने ये भी बोला कि भाई हम लोग सेंटर की ओबीसी लिस्ट पता क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग चला रहे हैं 5 ईयर प्लान। और जो 5 ईयर प्लान है वो स्पेसिफिकली चलाए ही जा रहे हैं कि भाई जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट किया जा सके। इसीलिए 5 ईयर प्लान अगर हम चला रहे हैं तो हमें कोई और सेंट्रल ओबीसी लिस्ट की जरूरत नहीं है और ना ही हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि भाई कितनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं और उनको रिजर्वेशन देना है कि नहीं देना है। तो यहाँ पर बात खत्म हो जाती है आपकी काका कालेकर कमेटी की, कि यहाँ पर अल्टीमेटली क्रक्स ये निकला है कि स्टेट कैन मेंटेन देयर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट और उनके लिए कोई भी इनिशिएटिव अगर उठाना है तो दैट इज अलाउड। ये थी आपकी फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन। लेकिन फिर भी कई सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो थे वो इससे खुश नहीं थे। दे वांटेड कि एक सेंट्रल ओबीसी लिस्ट होनी चाहिए, कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में क्यों, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन के उसमें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो एक अलग टाइप ऑफ कमीशन भी दोबारा बैठाएगी विच वाज द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, जो की थी आपकी मंडल कमीशन। बीपी मंडल की अगुवाई में ये कमीशन बिठाया गया था इन 1978। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1980 में कि भाई मैंने पता लगाया है कि पूरी पॉपुलेशन के 52% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि आपकी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है और ऐसी कास्ट को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो साथ में इन्होंने रिकमेंडेशंस दी, बट सरकार ने इस पर बहुत जल्दी से ही कोई एक्शन नहीं लिया। 1990s में व्हेन देयर वाज द गवर्नमेंट ऑफ वीपी सिंह की सरकार ने बोला कि भाई जो भी रिकमेंडेशन आपने बोली है हम उसको मान रहे हैं
और हम लोग 27% रिजर्वेशन दे रहे हैं ओबीसीज को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हो. Other than SC and STs, OBCs, other backward classes would be given the benefit of reservations. तो रिजर्वेशन यहाँ पर OBCs को मिल चुका है और एक सेंट्रल OBC लिस्ट आ गई है along with the states की backward class लिस्ट. तो दोनों लिस्ट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है. लेकिन इस जो सरकार का एक्शन था, इसकी जो रिजर्वेशन की पॉलिसी थी, इसको फिर चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट की 9 जज एक बेंच बैठी 1992 में, विच इज पॉपुलरली नोन एज इंदिरा साहनी केस. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वीपी सिंह के उस डिसीजन को अपहेल्ड किया कि भाई हाँ, आपने जो रिजर्वेशन दिया है ओबीसीज को वो अच्छी चीज है और हम लोग इसको खत्म नहीं कर रहे हैं. ये आपने लोगों की डेवलपमेंट के लिए एक इनिशिएटिव उठाया है. लेकिन हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ओबीसी में ना, जो आपकी सेंट्रल ओबीसी लिस्ट है, इसमें आप एक चेंज करो हल्का सा कि एक क्रीमी लेयर हो और एक आपकी नॉन क्रीमी लेयर हो. जो क्रीमी लेयर होगी इसका मतलब वो थोड़ी सी वेल ऑफ है, इकोनॉमिकली उसकी पोजीशन अच्छी है, तो इसीलिए उसको कोई भी रिजर्वेशन का बेनिफिट आप मत देना, बिकॉज दैट कास्ट कैन अफोर्ड दैट अपॉर्चुनिटीज. और जो नॉन क्रीमी है आप उनको रिजर्वेशन दे दो जो कि 27% ही रहेगा. एक तो ये चीज उसने बोली. दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि भाई आप एक काम करना कि जो रिजर्वेशन की सीलिंग है ना, इसको सिर्फ 50% तक ही रखना. रिजर्वेशन 50% तक ही रहेगा. बाकी जो सीट्स हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस में हो चाहे वो जॉब्स में हो, वो सिर्फ किसको मिलेंगी? जनरल पॉपुलेशन को मिलेंगी. लेकिन इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस, एक्सट्रीम कह लो या फिर सर्टेन सर्कमस्टांसेस कह लो, आप इस सीलिंग को ब्रीच कर सकते हैं, बट जनरली आपको ये ब्रीच नहीं करनी है. लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि भाई हमारे स्टेट में, हमारे एरिया में तो बहुत ज्यादा ही SEBCs रहते हैं, तो यू कैन ब्रीच दिस लिमिट. अदरवाइज आपको कोशिश करनी है कि ना करें. एक तो ये चीज बोली. और थर्ड थिंग जो इंपॉर्टेंट थी, उन्होंने बोली कि भाई आप एक ना कमीशन बैठाना, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर SC है, नेशनल कमीशन फॉर STs था, उस टाइम तो इकट्ठा था वो. आप एक तरीके की जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है ये भी बनाओ, ताकि कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर अपने एरिया में रहने वाली किसी कास्ट को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में लेकर आना चाहती है, तो दैट वुड बी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ NCBC. कि भाई जो स्टेट है, स्टेट के पास पावर है कि भाई वो NCBC को रिकमेंड करे कि भाई ये एक पर्टिकुलर कास्ट है, एक क्लास है जिसको हमें सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में लेकर जाना है. तो अल्टीमेटली वो इसको रिकमेंड करेगा. NCBC किसको रिकमेंड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब प्रेसिडेंट को. और फिर प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन के बाद वो जो पर्टिकुलर कास्ट थी, दैट वुड बी इंक्लूडेड इन दी सेंट्रल ओबीसी लिस्ट. तो ये पूरा प्रोसीजर है जो चलेगा सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 1992 में जो उन्होंने बोला. और सुप्रीम कोर्ट के इसी डिसीजन को मानते हुए सरकार ने क्या किया, एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट बनाया 1993 में, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस का दर्जा प्रोवाइड किया गया. स्टैट्यूटरी स्टेटस वाज गिवन टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास. लेकिन फिर एक डिमांड उठी कि भाई जैसे नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वैसे ही ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होनी चाहिए. और इसी डिमांड को मानते हुए सरकार ने अभी 2018 में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया था, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया था. इसका मतलब इसकी जो पावर्स थी वो बढ़ा दी गई थी. द पावर्स ऑफ NCBC वर इंक्रीज्ड. तो ये हल्की सी कहानी थी आपकी ओबीसी रिजर्वेशन की, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन किया, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन किया, इंदिरा साहनी जजमेंट किया, 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया.
अब इस 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हिसाब से एक चीज ऐड की गई, आपका 338B एंड 342A। 342 में एक चीज लिखी गई थी 42A में कि जो प्रेसिडेंट है विद द कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर, ये चीज लिखी हुई है, प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर किसी भी कास्ट को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में मतलब उसके अंदर उसको इनकलकेट कर सकता है। लेकिन उस टाइम पर ये बात छिड़ी कि भाई क्या स्टेट्स की पावर आपने ले ली है स्टेट लिस्ट बनाने के लिए? तो उस टाइम पर सरकार ने बोला कि भाई क्योंकि हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर में बिलीव करते हैं, स्टेट शुड हैव इक्वल पावर्स देन दी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एक सेंट्रल ओबीसी लिस्ट तो होगी ही होगी, और साथ में जो आपकी स्टेट की लिस्ट है जिसमें आपने डिफरेंट काइंड ऑफ कास्ट को बैकवर्ड क्लास घोषित करते हुए उनको अपने स्टेट में ही, चाहे वो जॉब्स हो चाहे वो एजुकेशन हो, उसमें रिजर्वेशन दिया हुआ है, दोनों साइमल्टेनियसली मेंटेन्ड रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में लेकर आना चाहते हैं तो फिर अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्टेट है वो रिकमेंड करेगा एनसीबीसी को और एनसीबीसी रिकमेंड करेगा आपके प्रेसिडेंट को। तो दोनों ही चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सभी खुश हैं, किसी भी स्टेट ने इस पर आपत्ति नहीं जताई। लेकिन अब केस आता है सुप्रीम कोर्ट का। ये आपको इतना क्लियर 2018 तक की क्या कहानी है, स्टेट लिस्ट अलग है, सेंट्रल ओबीसी लिस्ट अलग है, दोनों क्या 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 प्रोसीजर्स हैं ये अपने को क्लियर है। अब जो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है आती है विच इज इन 2021 मई, इसमें सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है मराठास के रिजर्वेशन को, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो मराठास हैं जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर इनको रिजर्वेशन दिया हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो मराठास हैं दे आर वेरी इकोनॉमिकली वेल ऑफ कम्युनिटी, दे डू नॉट डिजर्व द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो रिजर्वेशन का बेनिफिट मराठास को महाराष्ट्र सरकार ने दिया हुआ था, दिस शुड बी नल एंड वॉइड, और ये खत्म हो जाना चाहिए, पहली बात ये। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, दे यूज रिजर्वेशन पॉलिसी एज अ टूल टू डू दी पॉलिटिक्स, कि वोट बैंक गार्नर करने के लिए ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिजर्वेशन का बेनिफिट प्रोवाइड कर देती हैं ताकि आगे आने वाले जो आपके इलेक्शंस हैं उसमें उनको वोटिंग अच्छे तरीके से मिल सके। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक तो जो मराठास की रिजर्वेशन है उसको हम लोग खत्म कर रहे हैं, और साथ में हम लोग ये जो आपका कंसेप्ट है ना स्टेट लिस्ट का, कि ये मेरी स्टेट लिस्ट ऑफ सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, हम इस कंसेप्ट को भी खत्म कर रहे हैं कि अब किसी भी स्टेट में कोई भी बैकवर्ड क्लास की लिस्ट नहीं होगी, एंड देयर विल बी ओनली वन लिस्ट विच इज द सेंट्रल ओबीसी लिस्ट। क्योंकि अदरवाइज जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना वो अपने बेनिफिट के लिए लोगों में पार्शियलिटीज करते हैं, वोट बैंक को गार्नर करने के लिए तरीके अपनाते रहते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देयर वुड बी नो स्टेट लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। अब ये चीज मई में हो गई है, बट अब दोबारा से कई सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं, अभी सुप्रीम को इस जो ये बिल पास हुआ था तो उस टाइम पे लोगों ने बोला था कि अराउंड 671 कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनको स्टेट लिस्ट में बैकवर्ड क्लास का दर्जा मिला हुआ था और जिसकी वजह से उनको रिजर्वेशन एजुकेशन में या जॉब्स में मिलता था। और सुप्रीम कोर्ट की इस डिसीजन के बाद ये जो 671 कम्युनिटीज हैं which are involved in the state list of socially and educationally backward class, अब ये खत्म हो जाएगा तो इनकी डेवलपमेंट की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इसीलिए दोबारा से सरकार पे प्रेशर आया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है क्या वही चलता रहेगा आगे आने वाले टाइम तक। तो इस चीज को नकारते हुए अब ये लेकर आए हैं 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इट इज अ काइंड ऑफ क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट।
ये क्लैरिफिकेशन है सरकार की तरफ से कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था ना, हम उसके खिलाफ, उसके ऑपोजिट में एक ये बिल लेकर आ रहे हैं जिसमें स्टेट्स की जो पावर है, उनकी स्टेट लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को मेंटेन करने की जो पावर है, दैट वुड बी रिस्टोर्ड। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, दैट वुड बिकम नल एंड वॉइड। मराठास वाली अभी भी है, रिजर्वेशन उनको खत्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए तो फिलहाल, लेकिन जो स्टेट वाला था वो अब खत्म हो गया। तो 127th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट स्पेसिफिकली ये कहता है कि स्टेट दोबारा से अपने लिए स्टेट लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लास मेंटेन कर सकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से पहले था। अब सेम वही चीज हम लोगों ने रिस्टोर कर दी है। तो ये है आपकी पूरी की पूरी 127th अमेंडमेंट की कहानी। इसमें सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्टेट विल नाउ हैव द पावर टू इंक्लूड एनी काइंड ऑफ बैकवर्ड क्लास इनटू द स्टेट लिस्ट, जैसा कि पहले से भी होता आ रहा था। इतना अपने को क्लियर है। अगर हम हल्का सा देखें कि और इस बिल में बेसिकली क्या लिखा हुआ है, तो हम ये देखेंगे कि भाई इसको ऑलरेडी पास कर चुके हैं हम लोग, ये हमने देख लिया था। And this line is important. This bill restores the state's power to make their own OBC list by identifying and notifying socially and educationally backward class for the grant of quota in jobs and admissions. ये अपने को क्लियर है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था 2021 मई में कि भाई जो प्रेसिडेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, एक ही चीज है, अलोन, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर अथॉरिटी, और कोई भी नहीं, इज एम्पावर्ड टू आइडेंटिफाई SEBC एंड इंक्लूड देम इन अ लिस्ट टू बी पब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 342A, जो कि हमने डिस्कस किया, which shall be deemed to include SEBC in relation to each state and union territories for the purpose of the constitution. तो ये बेसिकली सेंट्रल OBC लिस्ट ही रहेगी। The central list is to be the only list for SEBC, मतलब there would be no state list for the SEBCs। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जो जाट है, जाट्स को सेंट्रल OBC लिस्ट में लेकर आया गया था इन 2014। तो इनको सेंट्रल एडमिशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन, सेंट्रल जॉब्स में रिजर्वेशन, ये सब चीजें प्रोवाइड कर दी गई थी। लेकिन इस जाट कोटा को, जाट रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर प्रेसिडेंट ने ये जो जाट को इंक्लूड किया है सेंट्रल OBC लिस्ट में, दिस इज unconstitutional because they do not deserve the benefit of reservation because they are politically active, they are educationally forward and they are socially forward as well. लेकिन उस टाइम पर तो जाट्स को निकाल दिया गया रिजर्वेशन की बेनिफिट से, ये अलग हो गया। बट स्टेट गवर्नमेंट में अगर हम हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में जो आपके जाट हैं या मुस्लिम जाट हैं, जट सिख हैं, इनको भी हम लोगों ने बैकवर्ड क्लास की लिस्ट में रखा हुआ है, और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स या एडमिशंस में इनको रिजर्वेशन अभी भी मिला हुआ है। तो दैट इज द कहानी कि भाई क्या कोई एक कम्युनिटी स्टेट लिस्ट में भी हो सकती है और सेंट्रल लिस्ट में भी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। तो ये प्रोविजन है अगर आप इसको जाट कम्युनिटी के एग्जाम्पल से समझे तो। लेकिन अब दोबारा से वो चीज क्या रिस्टोर हो गई है कि स्टेट लिस्ट भी रहेगी और सेंट्रल लिस्ट भी रहेगी। पहले क्या हो गया था कि सेंट्रल लिस्ट इज टू बी द ओनली लिस्ट फॉर SEBC। तो ये अपने को क्लियर है। चलो, ये हल्की सी इसकी कहानी है पूरा। ये एक हिंदू का ही एक फोटो हम लोगों ने क्लिक करी थी, तो इसमें ये सभी चीजें लिखी हुई हैं कि भाई ये बिल क्या करेगा, इट वुड रिस्टोर द पावर ऑफ स्टेट्स टू आइडेंटिफाई OBCs, और साथ में जो है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद नेसेसरी हो गया था कि भाई ये अमेंडमेंट पास की जाए। पहली चीज ये। और कई सारी पार्टीज ऐसी भी हैं जो कि ये कह रहे हैं कि रिमूव द कैप ऑफ 50% रिजर्वेशन ऑन रिजर्वेशन, इसको हटाने की बात की गई है। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ये कैप मेंटेन रहेगी, बल्कि कैप तो मेंटेन्ड भी नहीं है,
because after giving the reservation to economically weaker section 10% reservation 103rd constitutional amendment, तो उसके बाद तो ये कैप रही ही नहीं है। तो बेसिकली यही कह रहे हैं कि भाई जब स्टेट गवर्नमेंट चाहें तो इस लिमिट को ब्रीच कर सके, ना कि सिर्फ ओनली इन दी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। बट ये चीज अभी नहीं मानी गई है तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ये अपने को क्लियर है। चलो फिर कुछ चीजें इसमें यही है कि भाई हमने इसके बारे में बताया है कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहता है, जो कि हमने डिस्कस किया है कि भाई उसके अंदर 338B आ गया था, 342A इंक्लूड कर दिया गया था। 338B कहता था कि भाई जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है उसकी क्या क्या स्ट्रक्चर होगा, उसकी क्या ड्यूटीज होंगी और उसकी क्या पावर्स होंगी। तो 338B ये कहता था। 342A ये कहता था कि द प्रेसिडेंट इन द कंसल्टेशन विद द गवर्नर वुड स्पेसिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। इसमें ये भी एक तरीके से इंटरप्रेट किया गया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स चाहेंगी तो उनके हिसाब से ही सेंट्रल ओबीसी लिस्ट भी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट जब भी किसी कास्ट को इंक्लूड कर रहा है तो दैट इज इन दी कंसल्टेशन विद द गवर्नर। तो इसमें स्टेट्स की पावर को भी हल्का सा इंप्रूव किया गया था, फेडरल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए चीज की गई थी। पहली चीज ये। और अगर हम इस बिल की बात करें, अगर इसमें प्रोविजंस की बात करें ये 127th वाले की, कि इसमें क्या क्या चीजें ऐड होंगी, क्रक्स तो अपने को पता लग ही गया। पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई कौन सा क्लॉज ऐड हुआ है, कौन से क्लॉज में अमेंडमेंट की गई है, तो उसके लिए हल्का सा हम तैयार रहते हैं। तो इसमें अगर हम बिल की बात करें, इट विल अमेंड द आर्टिकल 366, 26C एंड 338B9। जो 366, 26C है, इट डिफाइंस द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। डिफाइन करता है कि भाई कौन सी क्लास को, कौन सी कास्ट को आप इस लिस्ट में लेकर आएंगे। कुछ क्राइटेरिया तो कम से कम होना चाहिए ना। तो वो जो क्राइटेरिया है दैट इज रिटन अंडर दिस आर्टिकल एंड द स्टेट लिस्ट विल बी कंप्लीटली टेकन आउट of the ambit of president and will be notified by the state assembly alone। स्टेट लिस्ट में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी बाय द प्रेसिडेंट और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिर्फ और सिर्फ SLA स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही रिस्पॉन्सिबल होगी। एंड इट इज डिजाइन टू क्लैरिफाई, हमने देखा ना कि क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट है, clarify that the states can maintain the state list of OBC as was the system before the Supreme Court judgment। तो बीच में बस हल्के से 2-3 महीनों के लिए चेंज आया था, बट दोबारा से सिचुएशन वैसी ही हो गई है जैसे कि मई 2021 से पहले था। तो इट इज नॉट अ वेरी, आप कह लो कि बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, बट एक क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद स्टेट्स की पावर जो खत्म कर दी गई थी स्टेट लिस्ट ऑफ ओबीसी बनाने की, उसको हम दोबारा से रिस्टोर कर रहे हैं। बस हल्की सी चीज आपने ये ध्यान रखनी है, क्रक्स आपने इस तरीके से निकालना है इसका। चलो वे फॉरवर्ड भी है। वे फॉरवर्ड इसमें बताया गया है कि भाई और क्या चीजें कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। अगर हम देखें कि ये अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट इज फाउंड नेसेसरी, ये जरूरी हो गया था टू रिस्टोर द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स टू मेंटेन स्टेट लिस्ट ऑफ ओबीसी व्हिच वाज टेकन अवे बाय अ सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन इन मई 2021। तो दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। और इफ द स्टेट लिस्ट वाज अबॉलिश्ड, जैसे कि हमने बात करी कि अगर स्टेट लिस्ट खत्म कर दी जाती पूरे स्टेट्स के लिए, तो 671 ओबीसी कम्युनिटीज ऐसी होती would have lost access to reservation in educational institutions and in the appointments। तो इसीलिए ये जो अमेंडमेंट है ये इन 671 ओबीसी कम्युनिटीज के फेवर में बात करता है, इनको सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करने की बात करता है। And that would have been adversely impacted nearly 1/5 of the total OBC communities। तो अगर आपकी 1/5 अराउंड 20% कम्युनिटी का अगर आप नेगेटिवली इम्पैक्ट करवा रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को वापस कर देना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसीलिए इसको ध्यान में रखने की बात है। और क्योंकि इंडिया हैज अ फेडरल स्ट्रक्चर and to maintain that structure this amendment was essential। तो क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर में बिलीव है that the state should have power
इन कंपैरिजन टू दी सेंटर, है ना। यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स हैं, यहाँ पर तो स्टेट्स के पास ही पावर होनी चाहिए और सेंटर के पास भी पावर्स होनी चाहिए, बट ऐसा ना हो कि सेंटर के पास पावर ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू द स्टेट्स। तो टू मेंटेन द फेडरल स्ट्रक्चर, टू मेंटेन द सोशल इकोनॉमिक जस्टिस ऑफ दिस 1/5 ऑफ टोटल ओबीसी कम्युनिटीज एंड टू रिवर्ट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ये जो 127th अमेंडमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसके पीछे की जो बेसिक हिस्ट्री है कि ओबीसी रिजर्वेशन बेसिकली इंडिया में किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, ये आपको हल्की सी कहानी याद रखनी है, ताकि कोई भी कंसेप्ट आए ना रिजर्वेशन के ऊपर, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो एससी या एसटी का हो, ये आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड सुप्रीम कोर्ट। पहली बात तो व्हाट डू यू मीन बाय क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं वो क्या है। और रिसेंट ईयर्स में ना सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी चीजें बताई हैं कि भाई कैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को होने से रोका जा सकता है इन द इंडियन डेमोक्रेसी। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने 2 जजमेंट्स की बात करी है, जिसमें फर्स्ट जजमेंट इन लोगों ने दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी इन फरवरी 2020, और इसी फरवरी 2020 में जो इन्होंने डायरेक्टिव्स प्रोवाइड किए थे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अप्लाई नहीं किए, और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप हमारे रिकमेंडेशंस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और जितना ज़्यादा आप लोग डिले करेंगे उतना ही ज़्यादा जो एक मिनेस है पूरा क्या कि जो क्रिमिनल एंटर कर जाते हैं पॉलिटिक्स में, लॉ मेकर्स बन जाते हैं, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा सोसाइटी को हमारे ख़राब करेगी। तो ये देखेंगे कि भाई व्हाट इज़ दी फरवरी 2020 का डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और एक और इन्होंने जजमेंट पास करी जिसमें इन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट नो क्रिमिनल केस अगेंस्ट एनी एमपी और एमएलए कैन बी विथड्रॉन विदाउट एन अप्रूवल ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। चाहे वो कोई एमपी हैं, चाहे वो कोई एमएलए हैं, उनके खिलाफ अगर कोई क्रिमिनल केस है तो वो विदाउट द अप्रूवल ऑफ हाई कोर्ट विड्रॉ नहीं किया जा सकता, ना तो किसी सरकार के द्वारा और ना ही किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। अगर हाई कोर्ट कहता है कि दिस केस शुड बी विड्रॉन तो ही अल्टीमेट वो चीज़ मानी जाएगी, अदरवाइज नो अदर अथॉरिटी हैज़ द पावर ऑफ डूइंग दैट। अपने कोई चीज़ क्लियर है? अगर हम बात करें जो फेब्रुअरी वाला था, फेब्रुअरी 13, 2020 ऑर्डर जो था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे हैव टू पब्लिश डिटेल्स ऑफ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट इट्स कैंडिडेट्स ऑन देयर वेबसाइट्स। हर किसी पार्टी की अपनी एक वेबसाइट है, चाहे वो XYZ कोई भी पार्टी है, उस वेबसाइट पर आपको स्पेसिफिकली ये मेंशन करना है कि भाई ये सारे के सारे आपके कैंडिडेट्स हैं जिनके खिलाफ कोई ना कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, और साथ में एक वर्नाकुलर लोकल न्यूज़पेपर जो कि उस पर्टिकुलर एरिया में आता है जहां पर से आपका वो कैंडिडेट उन्होंने इलेक्शन लड़े थे, वहां पर, एंड अ नेशनल न्यूज़पेपर एंड सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो हर जगह पर आपको ये बताना है कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से कितने के खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहे हैं और कितना टाइम हो गया उन केसेस को चलते हुए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को आदेश दिए थे, और ये कब करने थे? दिस इज टू बी डन विद इन 48 आवर्स ऑफ कैंडिडेट सिलेक्शन। आपने जब कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है तो उसके 48 आवर्स के बाद ही आपको ये सारे के सारे डिटेल्स उस कैंडिडेट के बारे में प्रोवाइड करने हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो सोशल मीडिया अकाउंट हो, और चाहे वो कोई आपकी वेबसाइट हो। और not less than 2 weeks before the first date of filing of nominations। जब नॉमिनेशंस फिल कर रहे हैं इलेक्शंस लड़ने के लिए, तो उससे 2 हफ्ते पहले से ही आपके पास वो इंफॉर्मेशन हो और साथ में आपने हर जगह वो डिस्ट्रीब्यूट भी कराई हो। तो ये डायरेक्शंस थी सुप्रीम कोर्ट की, ताकि लोगों को कम से कम पता तो होना कि भाई जिस कैंडिडेट को वो वोट कर रहे हैं क्या उसके खिलाफ कोई केस है या नहीं है। तो ये चीज़ है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला अभी इस टाइम पर जो उन्होंने जजमेंट पास करी कि क्योंकि कोर्ट टुक अ लीनियंट व्यू ऑफ द मैटर एज इट वाज द फर्स्ट इलेक्शंस
बिहार असेंबली इलेक्शन 2020 कंडक्टेड आफ्टर इशुएंस ऑफ इट्स डायरेक्शंस। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डायरेक्शंस इशू किए थे उसके बाद पहला इलेक्शन हुआ था आपका बिहार असेंबली इलेक्शन। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हल्का सा लीनियंसी दिखाई कि भाई अभी अभी हम लोगों ने जजमेंट पास करी है, तो मे भी पॉलिटिकल पार्टीज के पास टाइम ना हो, रिसोर्सेज ना हो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। बट क्योंकि अभी बहुत टाइम हो चुका है इनको इम्प्लीमेंट करने वाला, तो अब हर किसी पॉलिटिकल पार्टीज को ये कर देना चाहिए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई इट डायरेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज टू हैव एन कैप्शन कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स कैंडिडेट्स ऑन देयर होम पेजेस। ये तो हम लोगों ने बात करी ही है वेबसाइट्स वाली। इट आस्क्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI to create a dedicated mobile application containing information published by the candidates regarding their criminal antecedents। एक ऐप भी बनाओ जो कि पूरी पब्लिक हमारी डाउनलोड कर सके और उसमें ये देख सके कि भाई कितने सारे कैंडिडेट्स के खिलाफ ऑलरेडी क्रिमिनल केस चल रहे हैं और डिसीजन ले पाए कि भाई क्या उनको वोट करना है कि नहीं करना है। दिस इज जस्ट दी डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ना। तो ये हर किसी का राइट है पता लगाना कि किसके खिलाफ केस चल रहा है, किसके खिलाफ केस नहीं चल रहा है। एंड द कोर्ट अपील्ड टू द कॉन्शियंस ऑफ द लॉ मेकर्स टू कम अप विद अ लॉ टैकलिंग द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि हमारे रिकमेंडेशन से कुछ नहीं होगा जब तक कोई सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ नहीं लेकर आती जिसमें कि स्पेसिफिकली क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को डील किया जाएगा। तो एक तो ये चीज़ है कि भाई इसमें सुप्रीम कोर्ट के क्या डायरेक्टिव्स हैं रिगार्डिंग दिस February 2020। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि हमें पता है जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने होम पेजेस पर, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, न्यूज़पेपर्स में किसी भी तरीके के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऑफ द डिफरेंट कैंडिडेट्स नहीं रिलीज़ किए हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी उनको ये चीज़ कर देनी चाहिए। तो ये भी इनको एक डायरेक्टिव तरीके से मिला है। और दूसरा केस था इसमें अप्रूवल ऑफ हाई कोर्ट फॉर विड्रॉइंग क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट MP एंड MLAs। ये तो हमने देखा ही था कि भाई जितने भी MP और MLAs के खिलाफ केस चल रहे हैं, पहली बात तो उन केसेस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होने चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर केसेस अगेंस्ट लेजिस्लेटर, ताकि हमारे पास एक कम से कम एक ऐसा मैकेनिज्म हो जिसमें अगर कोई लॉ मेकर है जिसका काम बेसिकली ये था कि हमने उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना और वो पार्लियामेंट में जाएगा, असेंबली में जाएगा, हमारे लिए लॉ बनाएगा, लेकिन अगर वो अपना काम ये नहीं कर पा रहा है बिकॉज उस पर केस चल रहा है, तो उसका जो बेसिक पर्पस है वो सॉल्व करने के लिए हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए ताकि जल्दी डिसीजन आ सके। और इन November 27, 2017 the Supreme Court had ordered setting up of special courts in each state to try the pending cases। और इसी के चलते हुए अभी काफ़ी सारी स्टेट्स में अराउंड 12 सच कोर्ट्स वर सेट अप अक्रॉस दी कंट्री। तो एक तो अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का क्या महत्व है और इसके रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है अभी कौन सी डायरेक्टिव प्रोवाइड करी है इसने कि भाई चाहे एग्जामिन द विड्रॉल्स वेदर पेंडिंग और डिस्पोज्ड ऑफ सिंस लास्ट ईयर। आप हमें ये बताओ कि पिछले साल में आपने कितने सारे केसेस को सुना, कितने सारे केसेस को विड्रॉ कर लिया गया और कितने सारे केसेस को आपने सॉल्व कर दिया। ये सारी जानकारी हमें प्रोवाइड करो। साथ में हाई कोर्ट चीफ जस्टिस टू कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल बेंचेस टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट सिटिंग एंड फॉर्मर लेजिस्लेटर। हाई कोर्ट की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब उसकी रिकमेंडेशन के हिसाब से ही किसी भी MP या MLA के खिलाफ केस वापस लिया जाएगा, तो उसके पास एक कम से कम एक ऐसी बेंच होनी चाहिए जो ये मॉनिटर कर सके कि भाई क्रिमिनल केसेस किसी भी लेजिस्लेटर के अगेंस्ट अगर वहाँ पर आए हैं तो उनका क्या प्रोसीजर रहा है, कि क्या ज़्यादा अमाउंट ऑफ केसेस को विड्रॉ कर लिया गया है, क्या सबसे ज़्यादा केसेस वहाँ पर पेंडिंग पड़े हैं या फिर उनका निपटारा हो चुका है। तो ये सब चीज़ें भी एड्रेस करने के लिए देयर शुड बी अ बेंच इन दी हाई कोर्ट्स एंड जुडिशियल ऑफिसर्स प्रिजाइडिंग ओवर स्पेशल कोर्ट्स और CBI
involving prosecution of MP or MLA shall not be transferred until further orders। कि अगर कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर जुडिशियल ऑफिसर जो भी उसका केस सुन रहे हैं, उनका ट्रांसफ़र तब तक नहीं होगा जब तक कि वो केस सॉल्व नहीं हो जाता, और या फिर जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने अगले ऑर्डर्स पास नहीं कर देती। तो ये भी एक तरीके का मैकेनिज्म है कि भाई जो जजेस हैं उनको भी ट्रांसफ़र ना कर दिया जाए जस्ट बिकॉज दे आर हियरिंग अ केस अगेंस्ट एनी MP और MLA। दिस शुड बी इंश्योर्ड। और सभी हाई कोर्ट्स को ये बोला गया टू फर्निश डिटेल्स ऑफ पोस्टिंग ऑफ जजेस एंड द नंबर ऑफ पेंडिंग एंड डिस्पोज्ड केसेस बिफोर देम। किस जज ने कौन सा केस डिस्पोज किया है, कौन सा केस किस जज की बेंच के अंडर अभी पेंडिंग पड़ा है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी आप हमें अभी बताओ। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हम लोगों ने पिछले साल में जो भी डायरेक्टिव्स आपको दिए थे टू प्रिवेंट द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, आपने उसके ऊपर क्या क्या काम किए हैं। चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, स्टेट इन केस ऑफ MLAs, स्टेट इन केस ऑफ MPs, और जो और हाई कोर्ट्स हैं उनको भी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आपको ये सब चीज़ें करनी है, क्या आपने वो की हैं या नहीं की है। तो आप हमें ये चीज़ दोबारा से बताओ कि किस तरीके से आपने इनिशिएटिव उठाए हैं टू स्टॉप द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये अपने को हल्के से 2 केसेस ध्यान रखने हैं, क्योंकि आप इसको ना यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि व्हाट इज़ द रोल प्लेड बाय जुडिशरी टू मेक द डेमोक्रेसी ट्रांसपेरेंट टू स्टॉप द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो आपको ये 2 केस ध्यान रखने हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने हिसाब से ये इनिशिएटिव उठाए हैं ताकि पॉलिटिक्स को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको अकाउंटेबल बनाया जा सके, और जो लोग हैं उनके जो बेसिक राइट्स हैं उनको प्रोवाइड किए जा सके। तो ये तो 2 ऑर्डर्स हैं जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं, जो लोगों को बताए हैं। इसके अलावा भी और कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजंस के थ्रू ये बताया है कि आप किस तरीके से सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। चलो, अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ जजमेंट की अगर हम बात करें, इट वॉज अ मूव दैट सिग्निफिकेंटली क्लिप्स द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एट अ टाइम when the top court has expressed grave concern over the criminalization of politics। जितनी भी स्टेट पार्टीज़ हैं या फिर नेशनल पार्टीज़ हैं उनको अब सारे के सारे रिकॉर्ड्स दोबारा से फर्निश करने पड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने पड़ेंगे कि भाई कितने सारे ऐसे हमारे पास MP या MLAs हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहे हैं, और हाई कोर्ट्स में किस हाई कोर्ट में हैं, और साथ में क्या वो पेंडिंग है या फिर वो डिस्पोज हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब इंश्योर कर दी गई हैं आफ्टर द रीसेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चलो, ये हम थोड़ा एक बाद में करते हैं। पहले हम देखेंगे कि भाई व्हाट आर द डिफरेंट लैंडमार्क डिसीजंस इन डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या चीज़ें करी हैं। ये केसेस ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके मेंस में लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो GS2 हो, चाहे वो आपका पेपर ऑफ एथिक्स हो। तो आपको ये केसेस का हल्का सा आइडिया होना चाहिए। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में एक जजमेंट पास किया था जिसमें इसने बोला था कि दैट इट इज़ मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड पर्सनल एसेट्स ऑफ अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग द इलेक्शंस। तो अगर जो अभी डिसीजन दिया गया है फरवरी 2020 में, ऐसा ही डिसीजन पहले भी दिया गया था 2002 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस की ही बात नहीं की थी, जबकि उस कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और उसके पास कितने पर्सनल एसेट्स हैं, कितनी उसके नाम पर लैंड है, ज़मीन है, कितने उसके पास बैंक अकाउंट में पैसे हैं, और साथ में उसकी जो फैमिली है, जो बच्चे हैं, जो पति या पत्नी है, उसके पास भी कितने अमाउंट ऑफ एसेट्स हैं। ये सभी चीज़ें आपको बतानी है बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस। पहली बात ये इंपॉर्टेंट है केस। सेकंड केस इंपॉर्टेंट है आपका लिली थॉमस वाला केस, द केस ऑफ लिली थॉमस 2013, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट
मेक सेक्शन है सेक्शन 8(4), इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, इसको ख़त्म कर दिया था, क्योंकि ये कहता था इट अलाउ कन्विक्टेड लॉ मेकर्स a 3-month period for filing appeal to the higher court and get to stay on the conviction and sentence। अगर किसी लोअर कोर्ट ने किसी एमपी या एमएलए के खिलाफ या फिर किसी कैंडिडेट के खिलाफ जो कि इलेक्शन में खड़ा होने वाला है, अगर उसके खिलाफ कोई डिसीजन आता है कि भाई हाँ इसने ये इसके खिलाफ ये चीज़ें प्रूफ हो चुकी हैं कि ही और शी हैज़ डन दैट, और वो क्रिमिनल केस है कोई, तो उस डिसीजन के आने के बाद उनके पास ना 3 मंथ की विंडो होती थी कि जिसके तहत वो अपील फाइल कर सकते थे हायर कोर्ट में, और हायर कोर्ट में जाने के बाद क्या है वो अपनी कन्विक्शन या सेंटेंस पर स्टे ले लेते थे, और अल्टीमेटली जब तक आप कन्विक्टेड नहीं हैं तब तक आप इलेक्शंस लड़ सकते हैं। तो इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आपके पास जो 3 मंथ का टाइम है ना फॉर फाइलिंग अपील इन दी हायर कोर्ट, ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आपने फाइल करनी है कोई भी अपील तो इमीडिएटली फाइल करो, और जो स्टे अगर लेना है तो अल्टीमेटली दैट इज़ द पावर ऑफ हाई कोर्ट। तो लिली थॉमस में भी अल्टीमेटली जो जुडिशरी की पावर्स थी उनको बढ़ा दिया गया था, और जो क्रिमिनल केसेस में जो भी कन्विक्टेड एमपी या एमएलए हैं या कैंडिडेट हैं उनकी पावर्स को बहुत ज़्यादा ख़त्म कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखेंगे, लिली थॉमस केस 2013। फिर आपका एक केस आता है पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको हम सिंपल ऐसे ही ध्यान रखते हैं, आपका पीपल लिबर्टीज़ केस 2013। ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लोगों के पास नोटा का ऑप्शन भी होना चाहिए, कि नेगेटिव वोटिंग इज ऑल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ ए वोटर। अगर उसको लगता है कि उसको किसी को भी वोट नहीं करना, ऊपर से जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं चाहे वो किसी XYZ पार्टी का है, उसको लगता है कि भाई कोई भी लायक नहीं है, तो अल्टीमेटली ही और शी हैज़ द ऑप्शन दैट नोटा इज अवेलेबल, नन ऑफ द अबव। बट इसकी वही बात है कि इस नोटा ऑप्शन को लेकर तो आया गया, बट इसका मकसद ये होना चाहिए था कि भाई अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 50% ऑफ द वोट्स, टोटल वोट्स अगर नोटा पर पड़े हैं तो इलेक्शन शुड बी हेल्ड अगेन। बट इसमें ये चीज़ अभी तक नहीं आई है कि अगर नोटा पर 50% ऑफ द टोटल वोट्स ज़्यादा हैं तो इलेक्शन अभी नहीं होते हैं, बट इसकी डिमांड जो है वो काफ़ी चल रही है। अदरवाइज होता क्या है कि अगर नोटा के बाद जो सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला कैंडिडेट होगा उसको विक्टर घोषित कर दिया जाएगा। तो इसका जो एक तरीके से सिग्निफिकेंस था ये हल्का सा डाइल्यूट हो गया, बिकॉज इलेक्शन दोबारा करने का जो प्रावधान है वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने या सरकारों ने अवेलेबल नहीं करवाया है। तो ये इंपॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट है आपका इन पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014। ये बेसिकली आपका इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया दैट द ट्रायल्स इन रिलेशन टू सिटिंग MP एंड MLAs बी कंक्लूडेड विद इन अ ईयर ऑफ चार्जेस अगेंस्ट देम बीइंग फ्रेम्ड। कि भाई हम लोग ये डिसीजन देते हैं कि अगर किसी भी MP या MLA के खिलाफ, जो कि अभी MP या MLA हैं, फॉर्मर MP MLA नहीं, तो उनके खिलाफ अगर कोई चार्जेस आए हैं तो 1 साल के अंदर अंदर आपको उन केसेस का निपटारा करना है। तो ये डिसीजन भी दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन 2014। एंड नेक्स्ट है आपका लास्ट, द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर 2018 का ये है केस आपका लोक प्रहरी केस, जिसमें इन्होंने बोला कि फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशंस इन इंडियाज पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग regime इंक्लूडिंग द स्कीम ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कि भाई जितना ज़्यादा हम लोग ट्रांसपेरेंसी लेकर आ पाए इन द फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज उतना ही ज़्यादा अच्छा है सिस्टम के लिए। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड का कंसेप्ट ये लोग लेकर आए, इसीलिए कई सारे और इनिशिएटिव लेकर आए गए जिसमें कैश बेस्ड जो डोनेशन थी उनको काफ़ी कम कर दिया गया। तो ब्लैक मनी की जितनी प्रोलिफरेशन थी उसको भी कम कर दिया गया इनटू दी पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये कुछ केसेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, बिकॉज ये दर्शाता है कि किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है इट हैज़ बीन एक्टिवली एंगेज्ड इन मेकिंग द पॉलिटिकल अरीना अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम। और ज़्यादा से ज़्यादा
कोशिश करी जानी चाहिए कि देयर शुड बी डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये हम लोगों ने देखा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स। अगर हम बात करें कि भाई व्हाट आर द रीजंस कि इतने सारी जजमेंट्स के बावजूद भी क्यों ज़्यादातर जो केसेस हैं वो अभी भी पेंडिंग हैं, या फिर अभी भी सरकार कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने कैंडिडेट्स के द्वारा जो भी क्रिमिनल केसेस की हिस्ट्री है वो अभी तक प्रोवाइड नहीं करी है। इसके कुछ रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए इनटू दी पॉलिटिकल पार्टीज वो नहीं है, और इसीलिए ही सारे अमेंडमेंट्स, सारे जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने पास करी हैं वो अभी तक नहीं एप्लीकेबल हुई हैं। There has been an unsaid understanding among the political parties which deters Parliament to make strong laws curbing the criminalization of politics. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी अभी तक पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया है जिससे कि इंडिया में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोका जा सके। दूसरी चीज लैक ऑफ एनफोर्समेंट, बिकॉज जब तक आप जजमेंट्स को, लॉज को इन्फोर्स ही नहीं करेंगे तब तक अल्टीमेटली कोई भी इसका पॉजिटिव रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आएगा। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, एनफोर्समेंट ऑफ द जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज नेसेसरी इफ यू वांट टू मेक अ सिस्टम ट्रांसपेरेंट इन नेचर। नेक्स्ट है आपका नैरो सेल्फ इंटरेस्ट। नैरो सेल्फ इंटरेस्ट है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को ये पता है कि जितने भी लोग हैं वो वोट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन एंड एनी अदर नैरो लॉयल्टी टुवर्ड्स एनी कैंडिडेट। तो जब ये सब चीज़ें हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं इंडियन सोसाइटी में, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, तो अगर ये लोग केसेस को कर देते हैं पब्लिक कि भाई ये हमारा कैंडिडेट है, इसके खिलाफ एक क्रिमिनल केस चल रहा है, तो जितने भी लोग हैं वो ट्राई करेंगे कि भाई उस कैंडिडेट को वोट ना करें, और इसी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट है दैट कैन बी हार्म्ड। तो उसका जो बेसिक इंटरेस्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन द पावर, टू इंश्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट उसको मिले। तो जब वही चीज़ ख़त्म हो गई है तो वाई दे वुड वांट कि उनको ये सब चीज़ें पब्लिक करनी है, तो इसीलिए भी नहीं हो पाता। यूज़ ऑफ मसल एंड मनी पावर, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहे हैं उनके पास या तो पैसा बहुत ज़्यादा है या फिर दे कैन यूज़ दी मसल पावर, एंड इसी वजह से क्या है वो अपने जो इलेक्शंस हैं वो खुद स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी की भी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अगर वो उस पॉलिटिकल पार्टी से चले जाते हैं तो जो पॉलिटिकल पार्टी का इकोनॉमिक स्टेटस है वो हल्का सा कम हो जाता है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि भाई वो लोग उनके साथ ही बने रहें, बिकॉज लार्जली ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फाइनेंस देयर ओन इलेक्शंस एंड ब्रिंग सब्सटेंटिव रिसोर्सेज टू देयर रिस्पेक्टिव पार्टीज। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। हम लोगों ने जजमेंट्स देख ली, हम लोगों ने जो इसके रीजंस थे वो देख लिए कि वाई इट इज स्टिल प्रेजेंट, और साथ में हमने ये देखना है कि भाई व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल इट लिमिट्स द चॉइस ऑफ वोटर्स टू इलेक्ट अ सूटेबल कैंडिडेट, कि भाई जब उसके पास चारों की लिस्ट में अगर चारों ही के खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहे हैं तो अल्टीमेटली उसकी चॉइस को लिमिट कर दिया गया कि भाई अगर आपने चूज़ करना ही है तो आपको कोई ना कोई ऐसा कैंडिडेट चूज़ करना ही पड़ेगा जिसके खिलाफ कोई ना कोई क्रिमिनल केस चल रहा है अभी भी। तो इट लिमिट्स द चॉइस ऑफ वोटर्स। द मेजर प्रॉब्लम इज दैट द लॉ ब्रेकर बिकम द लॉ मेकर्स। दिस अफेक्ट्स द एफिकेसी ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन डिलीवरिंग गुड गवर्नेंस। हम लोग गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, हम लोग ई गवर्नेंस की बात करते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कब आएंगी? व्हेन द लॉ मेकर्स वुड नॉट बी लॉ ब्रेकर्स। जिनके खिलाफ ऑलरेडी कोई केस चल रहा है वो लॉ मेकर्स बन जाएं। इसका मतलब कोई भी लॉ अगर वो बनाएंगे दैट मे नॉट बी अ गुड लॉ। तो लॉ ब्रेकर शुड नॉट बी द लॉ मेकर्स, फर्स्ट थिंग ये। फिर है दीज अनहेल्दी टेंडेंसीज इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम रिफ्लेक्ट्स अ पुअर इमेज ऑफ द नेचर ऑफ इंडियाज स्टेट इंस्टीट्यूशन एंड द क्वालिटी ऑफ इट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स।
और क्योंकि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो अल्टीमेटली पार्लियामेंट या एसएलए में पहुंच जाएंगे, और ये पूरे ग्लोबल लेवल पर इंडिया की इमेज को काफ़ी हार्म करती है कि इसमें इतने ज़्यादा एमपी या एमएलए हैं जिनके खिलाफ कोई ना कोई क्रिमिनल केस चल रहा है। तो अल्टीमेटली इट लिमिट्स द इंडियाज पावर ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। इट ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी ड्यूरिंग एंड आफ्टर इलेक्शंस, और उसकी वजह से आपका करप्शन इंक्रीज होता है सोसाइटी में एंड अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। दैट इज ऑल्सो अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। It introduces a culture of violence in society and sets a bad precedent for the youth to follow and reduces people's faith in democracy as a system of governance. और अल्टीमेटली ये लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो लोगों का जो विश्वास है ओवर द पॉलिटिकल सिस्टम, इसको थोड़ा सा धक्का पहुंचता है। तो क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई इनको हमने भेजा था गुड गवर्नेंस के लिए, लॉज बनाने के लिए, बट अल्टीमेटली दे आर प्रमोटिंग देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट्स। तो अल्टीमेटली होता क्या है, इन सब चीज़ों की वजह से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज अ नेगेटिव फिनोमिना, जो कि लोगों को, आपकी स्टेट की इमेज को काफ़ी ज़्यादा मलिन करता है ऑन दी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स। और इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड है कि भाई जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उनकी ढंग से इम्प्लीमेंटेशन की जाए, कि भाई क्रिमिनल केसेस को पब्लिश किया जाए, लोगों को पता हो। नोटा का जो ऑप्शन है उसको अगर 50% वोट मिलते हैं नोटा को, तो अल्टीमेटली दोबारा इलेक्शंस करवाए जाए। जितने भी करप्शन के चार्जेस हैं या फिर और जो ये है कि भाई 3 मंथ का जो फाइलिंग, 3 मंथ की विंडो थी अपील करने के लिए, उसको भी इंश्योर किया जाए। साथ में आपका कि विद इन अ ईयर किसी भी पर्सन के खिलाफ, किसी भी एमपी या एमएलए के खिलाफ चार्जेस को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि अगर किसी पर गलत इल्ज़ाम भी लगे हैं, गलत केस भी चल रहा है, तो कम से कम लोगों को पता तो लग जाए ना बहुत जल्दी ही। तो कम से कम उनके जो केसेस हैं वो बहुत फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के द्वारा ही बहुत जल्दी डिस्पोज हो जाने चाहिए। तो दीज आर द वे फॉरवर्ड फॉर प्रिवेंटिंग द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इसका मतलब क्या है, इसका रीज़न क्या है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे, और इसको आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। ये आपका एक पूरी तरीके से आंसर तैयार होता है जिसको आप GS2 एसए एंड GS4 एथिक्स तीनों में ही यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना है। आदर्श का मतलब है मॉडल विलेज, एक ऐसा विलेज जिसको हम लोगों ने मॉडल विलेज बनाना है कि भाई इस विलेज के आधार पर और सभी विलेजेस को भी हमें डेवलप करवाना है। अगर हम इस स्कीम की बात करें तो ये पहली बात तो न्यूज़ में क्यों थी? न्यूज़ में यूँ थी बिकॉज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट ने इन्फॉर्म किया था राज्यसभा को अबाउट द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो ये स्कीम बेसिकली क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ये ना आपका हल्का सा मटेरियल होगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कि भाई कौन कौन सी स्टेटमेंट के तरह के तरीके से आपके पास प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो देखते हैं कि भाई स्कीम क्या है। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2014 ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ JP नारायण। जयप्रकाश नारायण की बर्थ एनिवर्सरी पर इसको लॉन्च किया गया था। इसके तहत होता क्या है, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, MPs हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द सोशो इकोनॉमिक एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 3 विलेजेस ईच। हर किसी MP ने 2019 तक 3 मॉडल विलेज बनाने हैं एंड अ टोटल ऑफ 8 विलेजेस बाय 2024। 2019 तक 3 मॉडल विलेजेस और 2014 तक आपके 8 मॉडल विलेजेस शुड बी डेवलप्ड बाय एनी MP और बाय एनी MP, MLA नहीं, सिर्फ और सिर्फ MP है। और जो फर्स्ट आदर्श ग्राम मॉडल विलेज था वॉज टू बी डेवलप्ड इन बाय 2016 एंड 2 मोर बाय 2019। तो ये हल्की सी टाइमलाइन बताई गई है कि अगर आपने टोटल 8 2024 तक डेवलप करवाने हैं तो किस तरीके से आप कितने साल तक पहला, कितने साल तक दूसरा या तीसरा डेवलप करवाएंगे, ये हल्का सा आप ध्यान रख लेना ताकि कन्फ्यूजन ना हो किसी भी स्टेटमेंट में।
हमारे काम की चीज ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉडल विलेज। ये हम कह तो रहे हैं कि डेवलप करने हैं, बट इससे होगा क्या? व्हाट डू यू मीन बाय मॉडल विलेज? मॉडल विलेज के ये ना कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें लोगों का पर्सनल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर दी पैरामीटर्स। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनका पर्सनल डेवलपमेंट कैसे होगा? व्हेन दी पर्सनल वैल्यूज वुड बी प्रमोटेड, वहाँ का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन प्रमोट किया जाएगा। इफ़ इट इज़ इन कॉन्सोनेंस विद द ह्यूमन राइट्स, तो पर्सनल वैल्यूज़ को तवज्जो दी जा रही है, क्लीनलीनेस को तवज्जो दी जा रही है। जो भी उस एरिया में कल्चरल हेरिटेज है उसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डेवलप कर सकें, मेंटेन कर सकें। और जो आपका बिहेवियरल चेंज है, जैसे हम बात करते हैं क्लीनलीनेस की, हमने टॉयलेट्स बनवा तो दिए बट टॉयलेट्स को यूज़ करना भी तो हमें लोगों को सिखाना है। तो अल्टीमेटली सारे बिहेवियरल चेंजेस, पर्सनल वैल्यूज़ की ग्रोथ, क्लीनलीनेस का ध्यान रखना, दिस इज़ द पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्सन लिविंग इन अ विलेज। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो इसमें आते हैं आपका एजुकेशन, वहाँ पर रहने वाले सभी बच्चों को एजुकेशन की फैसिलिटी हो, हेल्थ फैसिलिटी हो, न्यूट्रिशन की फैसिलिटी हो, सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब है जो भी वहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर गरीब लोग हैं उनको सरकार की तरफ से हेल्प की जाए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो नॉन फाइनेंशियली या फिर नॉन मॉनेटरी टर्म्स में हो। जैसे फॉर एग्जांपल मनरेगा कैन बी द एग्जांपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी। फिर सोशल डेवलपमेंट है जिसमें सोशल वैल्यूज इन एथिक्स, सोशल जस्टिस, गुड गवर्नेंस, कि अगर आपने किसी भी लेवल पर कंप्लेंट करी है तो उस कंप्लेंट का निपटारा बहुत ही जल्दी कर दिया जाएगा। और साथ में जितनी भी सोशल जस्टिस की स्कीम्स हैं दे वुड बी इम्प्लीमेंटेड इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। एंड लास्ट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोगों को लाइवलीहुड्स प्रोवाइड करवाना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बताना, स्किल प्रोवाइड करनी लोगों को, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब हर कोई, चाहे वो बैकवर्ड क्लास का है, चाहे वो शेड्यूल्ड ट्राइब है, हर किसी के पास बैंकिंग फैसिलिटीज़ को यूज़ करने की पावर हो। दैट इज़ कॉल्ड द फाइनेंशियल इंक्लूजन। हर किसी के पास बैंक अकाउंट्स हो और उसको वो यूज़ कर सके। एंड दैट इज़ बेसिक अमेनिटीज़ एंड सर्विसेज। चाहे उसको वो लोन लेना हो, चाहे कोलेटरल फ्री हो, चाहे विद कोलेटरल हो, कम से कम उसको लोन तो मिल सके टू स्टार्ट एनी स्टार्टअप, टू स्टार्ट एनी बिजनेस, टू स्टार्ट एनी एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये बेसिकली पैरामीटर्स हैं जहाँ पर हम बात करते हैं किसी भी मॉडल विलेज की, कि वहाँ पर पर्सनल, ह्यूमन, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट शुड बी अवेलेबल। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉडल विलेज। और स्कीम के बारे में आप ध्यान रखेंगे कितने मॉडल विलेजेस बनाने हैं और किस किस पैरामीटर के बेसिस पर कैसे कैसे फंड दिया जाएगा वो भी देख लेते हैं। चलो, अगर हम देखें कि जो एमपी है, एमपी को कोई भी जो एक ग्राम पंचायत है उसको आइडेंटिफाई करना है कि भाई मैं इस गांव को अडॉप्ट करता हूं और मैं इसको 2016 तक, 2019 तक, 2024 तक एक मॉडल विलेज बना दूंगा। लेकिन वो गांव उसका खुद का नहीं होना चाहिए, है ना, अदर देन हिज और हर ओन विलेज और दैट ऑफ हिज और हर स्पाउस। उसका या फिर उसका जो स्पाउस है, पति या पत्नी है, हस्बैंड या वाइफ है, उसके अलावा कोई भी आप गांव चूज कर सकते हैं। और उसके इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए अल्टीमेटली कई सारी स्कीम्स थी जो कि सेम लेवल पर ही चल रही थी कि लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करनी है, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करनी है, टॉयलेट्स वगैरह बनवाने हैं। इन सभी स्कीम्स को मर्ज करते हुए इन्होंने इसको अंडर कर दिया था सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत ही, ताकि जो भी एफर्ट्स हैं वो डबल एफर्ट्स ना हो जाए ना। जब ऑब्जेक्टिव ही सेम है तो व्हाई डू वी नीड टू और मोर स्कीम्स। तो एक ही स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है हमें, वो भी अच्छे से। इसमें देखते हैं कि भाई और क्या क्या चीज़ें हैं कि भाई जो ग्राम पंचायत है इट इज़ दी बेसिक यूनिट फॉर डेवलपमेंट। बेसिकली गाँव को ही हमें डेवलप करना है। अगर कोई लोकसभा का एमपी है तो ही कैन चूज अ ग्राम पंचायत फ्रॉम विद इन हिज और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहाँ से वो इलेक्शन जीता या जीती है। अगर राज्यसभा का एमपी है तो वो ग्राम पंचायत को चूज करेंगे फ्रॉम द रूरल एरिया ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिज और हर चॉइस इन द स्टेट फ्रॉम विच ही और शी इज इलेक्टेड। जिस स्टेट से वो आए हैं उस स्टेट में कोई भी डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट में कोई भी गांव वो लोग चूज कर सकते हैं।
अगर कोई MP नॉमिनेटेड है तो अल्टीमेटली ही और शी कैन चूज अ ग्राम पंचायत फ्रॉम द रूरल एरिया ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। बट वही दोबारा से कि ओवरलैप नहीं होना चाहिए, जो विलेज इन लोगों ने चूज कर लिया वो ये लोग ये नहीं चूज कर सकते, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। और अल्टीमेटली क्या है कि भाई जितने भी इसको काम करवाने के पैसे हैं, जब हम बात करते हैं कि मॉडल विलेज बनाने हैं, उसके लिए हमें फंडिंग भी तो चाहिए। ये फंडिंग कहाँ से आएगी? फंडिंग आएगी आपकी जो MP लैड स्कीम के तहत हर MP को 5 करोड़ रुपीस मिलते हैं पर ईयर। उसको यूज करते हुए सांसद आदर्श ग्राम योजना भी इंप्लीमेंट की जाएगी, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है ना। MP लैड में भी तो यही होता है, टू मेक द सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। तो वो कैसे भी हो, चाहे वो स्कूल्स बनवा के हो, चाहे वो कॉलेजेस बनवा के हो, तो दोनों ही स्कीम का ऑब्जेक्टिव सेम है। इसीलिए जो फंड MPs को मिलता है अंडर दी MP लैड, उस फंड का यूज करके उन लोगों को मॉडल विलेज डेवलप करवाना है। तो ये अपने को क्लैरिटी है। एंड MPs ऑल्सो फिल अप क्रिटिकल गैप्स इन द प्लान यूजिंग द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट MP लैड फंड्स। ये अपने को क्लियर है। द MPs एंगेज विद द कम्युनिटी, facilitate the village development plan, mobilize the necessary resources, particularly from corporate social responsibility and philanthropies। बेसिकली MP लैड सिर्फ एक इकलौता फंड नहीं है जिसको आप यूज करेंगे अंडर द स्कीम, बल्कि जो CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें कोई भी ऐसी कंपनी जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री लगा रखी है उस रूरल एरिया में, तो वो कुछ ना कुछ फंड अपना प्रोवाइड करते हैं टू डेवलप द सोसाइटी। तो वो जो फंड वो कंपनी प्रोवाइड कर रही है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको भी यूज कर सकते हैं टू इम्प्लीमेंट दिस सांसद आदर्श ग्राम योजना। और या फिर किसी ने डोनेशन दे दी है, या फिर लोगों ने खुद ही पैसे इकट्ठा कर लिया है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी कन्वर्ज हो जाती हैं अंडर दिस सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो ये अपने को थोड़ा सा चीज़ ध्यान में रखनी है। चलो, ये MP लैड स्कीम के बारे में है, ये हम पढ़ तो चुके हैं, एक बार देख लेते हैं कि क्या है ये। ईच MP हैज़ द चॉइस टू सजेस्ट टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉर वर्क्स टू द ट्यून ऑफ ₹5 करोड़ पर एनम टू बी टेकन अप इन हिज और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी। बेसिकली बात ये है कि भाई जो MP लैड स्कीम है ना, उसमें जो पैसा है वो MP को नहीं मिल रहा है। ये पैसा जा रहा है जो उसने जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो डेवलपमेंट करवाना चाहता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, वहाँ पर ये फंड जा रहा है। और अल्टीमेटली MP की रिकमेंडेशन पर ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ये इस फंड का यूज़ करेगा। तो जो MP है वो सिर्फ और सिर्फ काम रिकमेंड कर सकता है, इम्प्लीमेंट करने का जिम्मेदारी किसकी है? DC की है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की है। तो ये आपने हल्की सी स्कीम ध्यान में रखनी है। चलो, अगर हम देखें कि अभी तक इस स्कीम के तहत कई सारे मॉडल विलेज क्यों नहीं बन पाए हैं, व्हाट आर द रीजंस? पहला रीजन है लो सिलेक्शन ऑफ पंचायत्स। अभी तक कई सारे MPs ने गांवों को सिलेक्ट ही नहीं किया है। दूर की बात है कि मॉडल विलेज बना दिए हैं, अभी तक सिलेक्ट ही नहीं किया है, तो मॉडल विलेज कैसे बनेंगे? तो ये डेटा जो है पार्लियामेंट में दिया गया था कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2111 ग्राम पंचायत हैव बीन आइडेंटिफाइड, और सिर्फ उनमें से 1618 के लिए ही डेवलपमेंटल प्लान्स जो है वो डिसाइड किए गए हैं कि हम ये काम करेंगे। जो काम किए हैं वो तो अलग हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं किए हम लोगों ने, बट इनके लिए सिर्फ और सिर्फ प्लान हम लोगों ने प्रिपेयर करके रखा हुआ है अभी। तो ये आप गैप देखो कि भी अभी तक सिर्फ इतनी ग्राम पंचायत को चूज़ किया गया है, और जो काम आदियों में तो शुरू ही नहीं हुआ है। तो दिस इज़ द रीज़न। कई बार है कि भाई द MPs डिड नॉट गिव एनी फंड, एनी सिग्निफिकेंट फंड फ्रॉम MP लैड्स। तो कई सारे जो काम है वो MP लैड फंड के तरीके से ही यूज़ कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। ऐसे फंड को सांसद आदर्श ग्राम योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि उनका ये मानना है कि भाई जब ये फंड आया ही MP लैड स्कीम के अंडर है तो हम इसको इस योजना के अंदर क्यों लगाएं। तो ये भी एक इशू है। द कंसेप्ट ऑफ SAGY सांसद आदर्श ग्राम योजना हैज़ नॉट परकोलेटेड डाउन टू फील्ड ऑफिशियल्स ड्यू टू लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड पॉलिटिकल विल।
अभी तक जिसको इम्प्लीमेंट करना है, चाहे वो सरपंच हैं, चाहे वो और अथॉरिटीज़ ऑफ पंचायत हैं, उनके पास वो फंड या तो पहुंचा नहीं है, और अगर पहुंचा है तो उस फंड का अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया गया है। तो दीज आर द इश्यूज। Even villages declared as आदर्श ग्राम्स in some districts were found yet to be open defecation free। जिन विलेजेस को हम लोगों ने आदर्श ग्राम घोषित कर भी दिया है कि भाई दिस इज द मॉडल विलेज, उन विलेजेस में कई बार ये पाया जाता है कि वो अभी भी ओपन डेफिकेशन फ्री नहीं है, अभी भी वहाँ के लोग टॉयलेट्स का 100% तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। तो काम हो भी गया है, विलेज मॉडल बन भी गया है, बट स्टिल द लकूनाज आर प्रेजेंट। तो ये कुछ इश्यूज हैं। साथ में जैसे कि वेयर एमपीज आर प्रोएक्टिव, जहाँ पर एमपीज काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, सम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज़ टेकन प्लेस, स्कूल्स बन गए हैं, हॉस्पिटल्स बन गए हैं, कॉलेजेस बन गए हैं, बट द स्कीम हैज़ नॉट मेड एनी परसेप्टेबल इम्पैक्ट। स्कूल तो बन गए हैं, बट स्कूल में जो टीचर्स हैं वो क्वालिफाइड नहीं हैं, जो बच्चे स्कूल में जाते ही नहीं हैं बिकॉज दे आर अर्निंग इन द फील्ड्स। तो जो परसेप्टेबल इम्पैक्ट है वो अभी भी स्कीम का नहीं देखा गया है। एंड द कंसर्न्स हैव आल्सो दैट ओवर द क्वालिटी ऑफ रोड्स कंस्ट्रक्टेड अंडर दिस स्कीम, कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किया गया है अंडर दिस स्कीम वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो आपको चीज़ हल्की सी ध्यान रखनी है कि भाई किस तरीके से किसी भी स्कीम में लकूनाज हो सकते हैं। या तो फंड ही नहीं गया है, अगर फंड गया भी है तो लोकल लेवल तक वो नहीं पहुंचा है, और अगर लोकल लेवल तक पहुंचकर काम भी करवा लिया गया है फिर भी वो जो काम किया था उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और काम करने की क्वालिटी भी अगर अच्छी है तो सोसाइटल इम्पैक्ट जो है वो उसका अच्छे तरीके से नहीं पड़ा है। तो ये क्रोनोलॉजी है जहाँ पर हम किसी भी स्कीम की लिमिटेशंस की बात करते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जो वे फॉरवर्ड है, वे फॉरवर्ड क्या है कि भाई, और कंक्लूजन आप किस तरीके से लिख सकते हैं इसका। जैसे फॉर एग्जांपल जो विजन है क्या होना चाहिए, टू क्रिएट मॉडल विलेजेस बाय इंश्योरिंग कन्वर्जेंस एंड डॉवटेलिंग ऑफ स्कीम्स एंड इट्स प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑन प्रायोरिटी बेसिस। आपने हर स्कीम के बारे में यही लिखना है कि भाई जब तक इस स्कीम के अंदर लिखे गए प्रोविजंस को हम ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, चाहे वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात हो, चाहे वो जो एमपी है उसकी तरफ से बात हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से बात हो, जब तक ये आपस में कन्वर्ज होकर काम नहीं करेंगे तब तक स्कीम वुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन अ इफेक्टिव मैनर। तो अगर आपको इम्प्लीमेंट करवानी है तो फिर अल्टीमेटली आपको ये सारी चीज़ें भी इंश्योर करवानी पड़ेंगी, और साथ में फोकस होना चाहिए आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर, सोशल मोबिलाइजेशन ऑफ द विलेज कम्युनिटी, और इसी वजह से जितनी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनको हल्का सा ट्रिगर मिलेगा। जैसे कि अगर लोग डिमांड करते हैं कि यहाँ पर रोड्स बनवाओ, स्कूल्स बनवाओ, कॉलेजेस बनवाओ, तो अल्टीमेटली वहाँ पर वो काम करवाना पड़ता है जो भी उस एरिया का एमपी या एमएलए होता है ना। तो आपने चीज़ ध्यान में रखनी है कि कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन या फिर उनकी अवेयरनेस इज ऑल्सो द की। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने स्कीम देखी कि क्या ये स्कीम है और इसके अंतर्गत क्या क्या लिमिटेशंस हैं या फिर क्या क्या काम किए गए हैं। तो यहाँ तक थी अपनी क्लास आज की। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। तो अगर कोई डाउट होगा तो बताना, अदरवाइज थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड इफ यू आर सीरियस फॉर यूपीएससी 2022 देन आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिलेगी, नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।